बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त ख़त्े में इंतहाई अहम नाजुक मोड़ पर और ज़ाहिर है कि बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसमें न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि और ख़त्े में उससे जो जुड़े ममालिक हैं उनको भी अपने आप को रीपोजिशन करना होगा। 300 के करीब शहादतों के बाद अवामी तहरीक अवामी लीग का जो है वो खात्मा हुआ और इस अवामी तहरीक के नतीजे में बांग्लादेश की हसीना वाजिद जो कि तकरीबन कमोबेश 20 साल उनकी हुक्मरानी रही और पिछले 15 साल से तो वो लगातार मुसलसल हुक्मरान थी बांग्लादेश की। उनकी हुकूमत का तख्ता पलटा और बांग्लादेश की हुकूमत ज़ाहिर है कि हमेशा से ज़ेर असर रही भारत के। और अब हसीना वाजिद का शेख हसीना वाजिद का भारत में क़याम ख़ुद भारत को कितना महंगा पड़ सकता है, भारतीय मफादात को, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बांग्लादेश के अंदर है। और अब नई उबूरी हुकूमत और इसके बाद आने वाली हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को डिज़ाइन करेगी, भारत को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और एक सवालिया निशान पाकिस्तान के लिए भी होगा कि हमने अपनी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसको किस हिसाब से आगे लेकर चलना है। इन तमाम उमूर को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुरहानुल इस्लाम साहब जो कि साबिक़ सिफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया बुरहान साहब आपके कीमती वक्त का। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है बांग्लादेश की, इसको 3 तनाजुर में हम देखना चाहेंगे। पहले तो ख़ुद बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से, दूसरा भारतीय मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से भारत के एंगल से, और तीसरा पाकिस्तान के एंगल से पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव आगे चल के बन सकता है, जो होगा, जो होना चाहिए रादर बांग्लादेश के साथ। इनके ऊपर मैं आपका व्यू चाहूँगा। सबसे पहले जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो ख़ुद बांग्लादेश के लिए कितनी अहमियत की हामिल है और कितनी डिसाइसिव पॉइंट है ये? जी देखें, ये तो तीनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा तारीखी अहमियत के हामिल मैं समझता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में तो वो लोग कहते हैं ये हमारी दूसरी आज़ादी थी। पहले हमने इंडिया के खिलाफ आज़ादी लड़े, पाकिस्तान के खिलाफ 16 दिसंबर को हमें पहली आज़ादी मिली। आप पिछले 25-30 साल से जुल्म और बर्बरियत के जो एक निज़ाम रहा है शेख हसीना का, उसका ख़त्मा हुआ। उसके पीछे जो भारत की ताकत, भारत की सपोर्ट थी शेख हसीना को, वो ख़त्म हुआ। बहुत जद्दोजहद और भारी, मैं कहूँगा, कीमत चुकाई उन्होंने। नौजवानों ने खून बहाया मुल्क के लिए। तो बांग्लादेश ने तो एक कमाल की अचीवमेंट की है मेरे हिसाब से। आप अल्लाह करे स्टेबल हो जाए, निज़ाम दुरुस्त हो जाए। जो जुल्म और नुकसानात पहुँचाए हैं शेख हसीना की हुकूमत में, हर एंगल से सोसाइटी को फ्रैगमेंट किया, लोगों को नुकसान पहुँचाया, ऑपोजिशन को तबाह किया, और फिर आखिर में जो खून खराबा हुआ, ये सारी चीज़ों के ख़त्मा लोग देख रहे हैं। निज़ाम के एक स्मूथ ट्रांजिशन लोग चाहते हैं, और ये कैसे होगा ये सोचो विचार वो भी कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम सब उस पर भी मदद करना चाहेंगे पाकिस्तान। नहीं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, अगेन बांग्लादेश के अंदर ब्रैकेट के अंदर ही रहे, तो वहाँ पर आवाम का एतमाद जो है वो पिछली हुकूमत यानी हसीना वाजिद की हुकूमत, तो उनके अदवार में कायम जो इदारे हैं, बिलखुसूस वहाँ पर चीफ जस्टिस से जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। वहाँ पर उनकी जो आर्मी है उसके अंदर दरार पड़ चुकी है, साथ ही साथ पुलिस उनकी जो है वो दबक के बैठ चुकी है, वो बाहर नहीं आ रही। ये तमाम, और फिर इलेक्शन कमीशन, तो ये सारे इदारे जो हैं, आप समझते हैं कि उबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस या उबूरी हुकूमत जो है ये एक हम आहंगी पैदा करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर ये जो इंतशार वाला माहौल है ये और ज़्यादा पेचीदगियाँ लेकर आएगा, हालात और ख़राब करेगा? देखें, ये डॉक्टर यूनुस कोशिश करेंगे, वादा तो करते हैं, और हमने जो बातें की है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है सारे निज़ाम इतने जल्दी फिक्स हो जाए। और अपोजिशन का ख्याल है कि ये जो इलेक्शन के जो तारीख है बहुत लंबे ना डाले। इंटरिम गवर्नमेंट हम लंबे अरसा के लिए नहीं चाहते। एक दफ़ा एक जनरल मोइन नाम के साहब आए थे, पता नहीं कहाँ से उठ के, वो भी 2 साल रह के गए, किया कुछ नहीं है। तो ये नहीं चाहते कि इंटरिम गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा वक्त रहे इन चीज़ों को रहेगा। वो चाहते हैं कि इलेक्शन अनाउंस करें, 2-3 महीने में इलेक्शन करवा दें, इसके बाद ये निज़ाम ठीक होते जाएंगे। ऑल्दो
इलेक्शन कमीशन वगैरह, ये वो जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो तो कैबिनेट या ये हुकूमत को सेट करना होगा। फिर इसके बाद और बाकी चीजें, फौज आप कह रहे हैं, पुलिस, ये रिफॉर्म को इतनी जल्दी होने वाली चीज तो है नहीं। और अपोजिशन खासतौर पर बीएनपी के लोग वो नहीं, और जमात वो लोग नहीं चाहते लंबा प्रोग्राम में चले जाए इंटरिम गवर्नमेंट। या आप पीछे भी तारीख में बहाना करके, एक साहब जो मोइन की बात कर रहा हूँ आए और कहता ये भी ठीक करेंगे वो भी ठीक करेंगे, 2 साल लगा के गए, कुछ भी नहीं ठीक कर सके। तो इसलिए अच्छा उनके टारगेट इस वक्त होने चाहिए कि इलेक्शन करवाएं, उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म करें। पिछले जो 25 साल के जो जाली इलेक्शन, उसके जो निजाम है, स्ट्रक्चर है, उसको खत्म करें और उस पे फोकस करें। ऑपोजिशन की डिमांड ये है। ठीक, अच्छा अब जरा भारत के एंगल से इसको देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दांव खेला था भारत ने। तमाम तर सियासी जो उनका एक टिल्ट था वो हसीना वाजिद की तरफ था, अवामी लीग पार्टी की तरफ था, जमात इस्लामी बांग्लादेश में उनके मुखालिफ, फिर उसके बाद खालिदा जिया की जो पार्टी है वो उनसे मुखालिफ। तो ऐसे में जो एंटी इंडियन वहाँ पर एक लहर उठी है, या जिसको हिंदू मुखालिफ लहर भी कहा जा रहा है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और फिर ऐसे मौके पे खालिद इनका हसीना वाजिद का भारत में क़याम खुद भारत को महंगा नहीं पड़ेगा आइंदा आने वाले ताल्लुकात के हवाले से? देखिए, भारत को तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर उसको वहाँ रखे भी शेख हसीना को, उनको कहना होगा कि हम आपके मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, आपके साथ खास हमारे मरासम रहा है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते आपको यहाँ रखे और बांग्लादेश से बहुत ज्यादा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आए और हम आप ही के पीछे रहें। हम उस वक्त आपसे गुजारिश करेंगे, आप आगे कहीं और निकल सकते तो निकले, नहीं तो आराम से यहाँ रह जाए, ताकि हम बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर सकें। ये तो उनको सोचना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है ना, मुल्कों के लिए इंडिविजुअल क्या मैटर करती है। नहीं, ये तो चले फर्दे वाहिद, ये तो फर्दे वाहिद की बात हो गई, लेकिन जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स वहां पर इस वक्त देखे जा रहे हैं, उसके ऊपर बता रहा हूँ। हाँ, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखें, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स तो इतने ज्यादा बढ़ गए, और बढ़ना ही था क्योंकि उन्होंने आंखें बंद करके शेख हसीना को सपोर्ट किए। उसके हर जुल्म, हर बर्बरियत को उन्होंने खामोशी से बर्दाश्त किया और अप्रिशिएट किया। और आवाम में तो ये थी ना, शेख हसीना सामने, असल में सब कुछ उनका ख्याल है, कौम सोचती रही है तो भारत करा रहे सब कुछ। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन भारत के फुल सपोर्ट होने की वजह से हसीना कायम रह सकी है, लेकिन उससे इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। इस वक्त इंडिया के जो इमेज है बांग्लादेश में एट इट्स लोवेस्ट एड, इसको कहते हैं ना, ग्राउंड पे पहुंचा हुआ है। हम तो शुरू से कहते थे कि इनका इतना हक नहीं पहुंचता, इतने इंटरवेंशन करे, इतने इंक्लूशन करे, लेकिन कर लिया। अब उनकी इमेज जीरो हो गया। लोगों ने देखा भारत तो एक थर्ड क्लास पार्टनर रहे और न्यूट्रल नहीं कुछ कर सके, एक बड़ा मुल्क है, उस हिसाब से उनको इस तरह के रिप्रेसिव रिजीम को इस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक, अब ऐसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी बुरहान साहब, अब ऐसे बदलते हुए बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान की सिफारतकारी का क्या तकाजा है? बहुत तकाजा है। मैं पहले आपको बता दूं, पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन इमेज वहाँ थ्रू आउट रही है। ऑल्दो शेख हसीना डिमोनाइज करते रहे पाकिस्तान को, जमात इस्लामी को, प्रो पाकिस्तानी पार्टीज को, वो सब बेकार गया। आपको पता ही है ना कि अवामी लेवल पे मेरे हिसाब से पहले 54-55% पाकिस्तान के साथ ओपनली थे, आप मेरे हिसाब से 80% हो गए। देखे ना, इस 20 साल में जो इमेज बनाया हसीना ने, लोगों के सपोर्ट बहुत पाकिस्तान के बन गए। हर खराबी को ऊपर वो ब्लेम करते थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इंटरफेरेंस। फिर उनको कहना था कि भाई ISI वाले यहाँ सब कुछ करते रहे। वो सारे लोगों ने साबित कर दिया वो तो बेकार नैरेटिव है, आपकी इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। सो नतीजतन क्या हुआ, पाकिस्तान की इमेज बना है ऑटोमेटिकली, हमने कुछ किया नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हुई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन क्योंकि उसने एक नहीं सर, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो हुआ, लेकिन इसको कैपिटलाइज कैसे कर सकता है पाकिस्तान? कैपिटलाइज में आ रहा हूँ। कैपिटलाइज ये है कि आप
डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रेस्टोर करें। डाउनग्रेड हुए थे, प्रॉपर एम्बेसडर्स नहीं थे, आना जाना बंद रहा। इमीडिएटली उनको PIA के फ्लाइट हफ्ते में 5-6 लगा देना चाहिए, टूरिस्ट वीजा बढ़ा देने चाहिए, वो भी आए, हम भी जाए। मुझे याद है मैं 75 में स्टूडेंट था कायद आजम यूनिवर्सिटी में, जब कू हुआ उसके फौरन बाद उन्होंने राब्ता किया, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा डिप्लोमेटिक मिशन फौरन खोले, मुनासिब एक्सपीरियंस एम्बेसडर भेजे यहाँ। पुराने एक पाकिस्तान मूवमेंट के एक लीडर थे, वो अलहाज अब्दुल्ला जहीरुद्दीन नाम था, वो साहब यहाँ सफीर बने, इधर से भी उधर अच्छा एक सफीर गए। फिर फ्लाइट चले, स्टूडेंट हम यूनिवर्सिटी में थे, अभी पता ही नहीं था, देखा कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के बड़े बड़े डेलीगेशन आने शुरू हो गए। हम मिले, मुझे क्योंकि थोड़ा बहुत बांग्ला आती थी, गपशप की, वो तो पागल हो गए लोग। ठीक भाई आप लोग बैठे हुए, हमें पता ही नहीं है, इतने यहाँ अच्छा है पाकिस्तान के लिए। हम हर कोई मिलते थे, इवन हमारे लोकल जिनको भी मिलते थे गले शले मिलना, और आखिर में रो के ये गए वापस, जब गए पता। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ बुरहानुल इस्लाम साहब मौजूद थे और इस मौजूदा सूरत हाल पर अपना तबसरा पेश कर रहे थे।